स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, वो शब्दावलियां जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान काम में ली थी, उन शब्दावलियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं जीन। जीन क्या होती है, इसको समझने से पहले जीन कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हम देखते हैं सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल्स होती हैं, ये ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जीन के न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होती हैं जीन। जीन के लिए मेंडल ने कारक या फैक्टर शब्द यूज किया था। जीन वो संरचनाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर विशेष लक्षण के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जीन आनुवंशिकी इकाइयां हैं जो लक्षणों का निर्धारण करती हैं। ऐसी संरचनाएं जीन कहलाती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? गुणसूत्रों के ऊपर। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान काम में जो टर्मिनोलॉजी, जो सिंबल काम में लिए थे जीन के लिए, जैसे कैपिटल टी, आर आर, वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इस तरह के सिंबल जीन के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान काम में लिए थे। नेक्स्ट है एलील। एलील की हम बात करें तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स जैसे मान लो मनुष्य डिप्लॉयड एनिमल है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र के दो सेट मनुष्य के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेट में दोनों गुणसूत्र, जैसे मान लो गुणसूत्र का ये पहला पेयर है तो इस पेयर के अंदर अगर यहाँ पर ये जीन है तो दूसरे गुणसूत्र पर भी समान लक्षण को निर्धारण करने वाली जीन प्रेजेंट होगी, चाहे वो रेसेसिव हो या डोमिनेंट जीन हो। तो मान लो यहाँ पे एक जीन जो है पौधे की लंबाई को निर्धारण करने वाला एक जीन है, उसके दो फॉर्म हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जीन के इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? एलील्स कहेंगे। ये दोनों गुणसूत्रों पर कैपिटल टी भी हो सकते हैं, दोनों पे स्मॉल टी भी हो सकते हैं और दोनों पे कैपिटल टी और स्मॉल टी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एलील्स क्या होती हैं? किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे? एलील्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? होमोजाइगस कंडीशन, अगर मान लो जैसे पौधे की लंबाई को निर्धारण करने वाला जीन है ये, तो अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो आइडेंटिकल जो जीन होती हैं आइडेंटिकल फॉर्म में होती हैं, समान होती हैं। जैसे मान लो अगर ये जीन कैपिटल टी फॉर्म में है तो दोनों जो एलील्स हैं वो समान है। तो अगर दोनों एलील्स समान रहती हैं तो ऐसे जीन की अवस्था क्या कहलाएगी? होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। अगर किसी में एक जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी एक जीन डोमिनेंट फॉर्म, जीन का एक रूप डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव फॉर्म है, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। होमोजाइगस कंडीशन जिसमें एलील के दोनों फॉर्म समान होते हैं तो ऐसी अवस्था होमोजाइगस कहलाएगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी ऐसी अवस्था जिसमें जीन के दोनों जो एलील्स हैं वो अलग अलग होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म है और दूसरा रेसेसिव फॉर्म है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसे हम बात करें जब
पेरेंट प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं और F1 पीढ़ी जब हमारे पास आती है तो F1 पीढ़ी में जैसे मान लो हम जो पेरेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल होमोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन जब हम इनमें क्रॉस करवाते हैं F1 पीढ़ी की जो स्टेज पर हमें मिलती है वो कौन सी होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिलती है। तो ऐसी अवस्था जिसमें एलील जो प्रेजेंट है वो अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग हैं दोनों जीन एलील्स, तो ऐसी अवस्था को हेटेरोजाइगस कंडीशन हम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस से शब्द से क्या मतलब है, क्रॉस कैसे करेंगे, जैसे मान लो दो प्लांट है हमारे पास, हम जब फ्लावर की बात करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ फॉर्म होते हैं। एक प्लांट के मेल और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ ये स्टिग्मा है, यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स हैं। तो एक प्लांट के मेल गैमेट फीमेल गैमेट को उठाकर अगर हम पर परागण की क्रिया करवा दें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस कहेंगे। और ऐसी क्रॉस जिसमें केवल हम एक लक्षण को कंसीडर करते हुए क्रॉस करवा रहे हैं तो ऐसा क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। मोनोहाइब्रिड या एकल संकर क्रॉस हम किसको कहेंगे, जैसे ये जो क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। इसमें हमने केवल पौधे की लंबाई को कंसीडर करते हुए क्रॉस करवाया है और हमने देखा है कि जब लंबे पौधे और बौने पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल पौधे के एक कैरेक्टर को कंसीडर किया है, इसलिए ऐसा क्रॉस जिसमें पौधे के केवल एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, एक लक्षण को कंसीडर करते हुए क्रॉस करवाएंगे तो ऐसा क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड में दो लक्षणों को लेकर कंसीडर करते हुए हम पौधों के में क्रॉस करवाते हैं तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कह देंगे, और ट्राइहाइब्रिड में तीन लक्षणों को कंसीडर करते हुए हम क्रॉस करवाएंगे तो ऐसा क्रॉस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस को हम इस एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमने एक यहाँ पे ले लिया प्लांट लिया जो पेरेंटल प्लांट है एक मेल ले लिया और दूसरा पेरेंटल प्लांट क्या ले लिया हमने, एक फीमेल और दूसरा मेल ले लिया। अब हमने दो तरह के क्रॉस करवाने हैं। पहले क्रॉस में हमने P1 जो पेरेंट प्लांट है उसको क्या लिया है, फीमेल लिया है, और P2 प्लांट को हमने क्या लिया है, मेल लिया है। मान लो इनके कैरेक्टर है कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t, इनमें क्रॉस करवाएंगे तो सभी प्लांट क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। दूसरे क्रॉस में सेकेंड क्रॉस हमने क्या किया कि जो प्लांट हमने पहले फीमेल लिया था उसको हम मेल के फॉर्म में लेंगे और जो प्लांट हमने मेल लिया था उसको फीमेल के रूप में लेंगे, यानी एक्सचेंज कर देंगे हम प्लांट्स को। तो P2 प्लांट हमने किस फॉर्म में ले लिया, मेल के फीमेल में, और P1 प्लांट को क्या कर दिया, मेल ले लिया। अगर हम पौधों को इस तरह से एक्सचेंज करके एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। अब हम बात करें टेस्ट क्रॉस की। रेसिप्रोकल क्रॉस में केवल हम प्लांट के जो है मेल और फीमेल गैमेट्स को एक्सचेंज करते हुए क्रॉस करवाते हैं तो ऐसा क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। एक में फर्स्ट टेस्ट में हमने जिस प्लांट के मेल गैमेट लिए थे, नेक्स्ट में उसके फीमेल गैमेट्स को कंसीडर करते हुए हम क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, पहले हम बैक क्रॉस को समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें पेरेंटल जनरेशन के दो प्लांट्स हैं, उनकी टॉल और डॉफ प्लांट्स
यहाँ पे प्राप्त करी और F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे हैं, लंबे हैं। तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हम F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस वापस पेरेंटल जनरेशन के पौधों से क्रॉस करवा दें तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस का सिंपल सा एग्जाम है। अगर F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस या तो हम किससे करवा दें, डोमिनेंट पेरेंट से या फिर रेसेसिव पेरेंट, किसी से भी, इससे भी अगर क्रॉस करवाते हैं तो उसको भी बैक क्रॉस कहेंगे। रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाते हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स का तो उसको भी हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा अंतर है। टेस्ट क्रॉस ऐसा बैक क्रॉस है जिसमें F1 जनरेशन की प्लांट का क्रॉस हम किससे करवाएंगे, केवल रेसेसिव पेरेंट से अगर करवाते हैं, यानी F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनकों के साथ करवाते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इनको एक बार हम क्रॉस करवा के इनके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से करवाया तो यहाँ पे सारे प्लांट्स हमें कैसे मिलेंगे, यहाँ दो तरह के गैमेट बनेंगे, यहाँ गैमेट दोनों सेम तरह के बनेंगे। इनमें क्रॉस करवाया कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे सभी पौधे जीनोटाइप तो इनका अलग है, 1:1 है, लेकिन फिनोटाइप में सारे पौधे लंबे हमें प्राप्त होंगे। अब हम बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 50% पौधे बाहर से देखने पे लंबे प्राप्त होंगे और 50% पौधे बाहर से देखने पर बौने प्राप्त होंगे। इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस के बेस पे पेरेंटल जनरेशन के जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। इसके बेस पे हमें पता लगा है क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन में तो सारे पौधे लंबे थे। अब लंबे में दोनों होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन टेस्ट क्रॉस जब हमने किया तो हमारे पास आधे पौधे लंबे आए और आधे बौने आए। इसके आधार पर हमें जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उनके जीनोटाइप का पता लगा। इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कर सकते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, नेक्स्ट है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी बाहर से देखने पर पौधे किस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, बाहरी लक्षणों के आधार पर अगर उनका अनुपात निकाला जाए तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। जैसे F1 जनरेशन के सारे पौधे लंबे हैं लेकिन जीन सबका सेम है, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है। जब हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण हम करवाते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन प्राप्त होती है और F2 जनरेशन में हमारे पास फिनोटाइप अगर हम देखते हैं तो फिनोटाइप आएगा 3:1, क्योंकि ये तीनों पौधे बाहर से देखने पर लंबे दिखाई देंगे और केवल एक पौधा कैसा है, बौना है। अगर हम इनका जीनोटाइप निकालें, जीनोटाइप क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का जीन के आधार पर, जीनी स्ट्रक्चर के आधार पर जो अनुपात हम निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप। जैसे कि यहाँ पर 3 पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो इसका जीन अलग है और इन दोनों पौधों का जीन सेम है और एक पौधे का जीन अलग है। कैपिटल
कैपिटल टी वाले एक तरह के ऐसे ही दो पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे, तो इस तरह से इनका जो जीनोटाइप आएगा 1:2:1 आ जाएगा। इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप हम निकालते हैं। नेक्स्ट है P F1 F2 जनरेशन, P फॉर पेरेंटल जनरेशन। P यहाँ शब्द जो यूज किया गया है पेरेंटल जनरेशन, वो पौधे जिनको लेकर हम मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं उन प्लांट्स को P जनरेशन वाले प्लांट्स हम कहते हैं। F1 जनरेशन, जब P जनरेशन वाले प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उस पीढ़ी को हम क्या कहेंगे, F1 या फोलियल जनरेशन। 1 आया है फर्स्ट के लिए, फोलियल जनरेशन फर्स्ट। ऐसे ही F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे और जो दूसरी नेक्स्ट पीढ़ी हमें प्राप्त होगी उसको हम लिखेंगे F2 फोलियल जनरेशन सेकंड। ऐसे सिंबल्स हमने देखे हैं कि जो मेंडल है उसने लक्षणों को निर्धारण करने वाले जीन के लिए जो डोमिनेंट जीन है उनको कैपिटल लेटर से दर्शाया है और जो रिसेसिव जीन है यानी अप्रभावी जीन है उनको स्मॉल लेटर से दर्शाया है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाता है और एक नए गुणों वाली संकर पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो इस पीढ़ी को हम हाइब्रिड जनरेशन कहेंगे और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग गुणों वाले पौधों को लेकर क्रॉस करवाते हैं। इस तरह से मेंडल ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी, इसमें दो चीजें और हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जैसे लंबापन और बोनापन, दो लक्षण लेकर क्रॉस करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो F1 पीढ़ी में जब हमने पौधों को देखा लक्षण के आधार पर तो वो सारे पौधे हमें कैसे दिखे थे, लंबे दिखे थे। तो यहाँ बोनापन गुण कहाँ गया, क्योंकि बोनापन वाला गुण भी यहाँ आना चाहिए। तो जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं और F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है उस लक्षण को हम प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है उस लक्षण को हम रेसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे लंबापन जो है प्रभावी लक्षण है और बोनापन जो है अप्रभावी लक्षण है। ऐसे ही मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लेकर जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।